हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया प्ले, बहुत ही फेमस प्ले जो कि है ऑल माय सन्स। तो चलिए इस प्ले को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आर्थर मिलर के बारे में जान लेते हैं। आर्थर मिलर बहुत ही फेमस अमेरिकन प्ले राइट है। यदि हम इनके कुछ फेमस प्ले का बात करें तो उनमें से ऑल माय सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, The Crucible, A Memory of Two Mondays, A View from the Bridge एक्सेट्रा आते हैं। आर्थर मिलर पर बहुत अधिक इन्फ्लुएंस था, बहुत अधिक उन पर प्रभाव था ग्रेट डिप्रेशन का और सिविल वार का। जो सिविल वार अमेरिका में हुआ था, सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, वो अमेरिकन ड्रीम से रिलेटेड अपने वर्क्स में बात करते हैं। यदि हम इस वर्क ऑल माय सन्स की बात करें तो इनमें भी अमेरिकन ड्रीम्स के डार्क साइड को दिखलाया गया है। अब अमेरिकन ड्रीम होता क्या था? तो अमेरिकन ड्रीम एक ऐसा ड्रीम था। उस समय क्या था कि वहाँ के लोग हर एक तरीक़ा से, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, कैसे भी रिच बनना चाहते थे, प्रॉस्पेरस लाइफ जीना चाहते थे और इसके लिए वो कोई भी मीन्स अडॉप्ट करने के लिए रेडी थे। और ये था मतलब इसे कहते थे अमेरिकन ड्रीम। American dream refers to the romantic expectation of fulfillment in life and possibility of material success. It was a dream to become prosperous and wealthiest by using any kind of means. तो चलिए अब हम इस प्ले को पढ़ते हैं और प्ले को पढ़ने से पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है या फिर जो प्रोटागोनिस्ट है वो है जू केलर। यहाँ मैं आपको बतला दूँ कि जो जू केलर है, इस पे आरोप लगाया गया था कि ये वर्ल्ड वार 2 के समय डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट, डिफेक्टिव इंजन सिलेंडर को सप्लाई किया था और इसका सारा इल्ज़ाम अपने दोस्त स्टीव डीवर पर डाल दिया था और ख़ुद बच गया था। केट केलर इसकी वाइफ है जो कि काफ़ी सुपरस्टिशियस है। लैरी इनका बेटा है जो कि मर चुका है और क्रिस इनका बेटा है जो जीवित है। ये तो था केलर फैमिली। अब इसके जो दोस्त हैं डीवर फैमिली में है स्टीव डीवर जो कि जू केलर के दोस्त हैं और जॉर्ज और एन के फादर हैं। और ये जो एन है वो लैरी की होने वाली मंगेतर थी, उसकी वुड भी थी। लेकिन क्या हुआ, लैरी का डेथ हो गया और अब ये जो एन है ये क्रिस से शादी करना चाहती है। वो जानती है कि लैरी मर चुका है और ये जो जॉर्ज डीवर है ये क्रिस और लैरी के शादी के ख़िलाफ़ है। तो चलिए पहले मैं आपको स्टोरी बताना शुरू करती हूँ, तब आपको ये सारी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको ये बतला दूँ, ये जो जिम है, ये जो सुई है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सू उसकी वाइफ है जिम की और ये जो जिम है वो केलर का पड़ोसी है और फ्रैंक भी जो है वो केलर का दोस्त है और ये जो लिडिया लुबे है वो फ्रैंक लुबे की वाइफ है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है घर के बैकयार्ड में, जहाँ पर जो जू केलर है और उनका जो फ्रेंड है जिम, वो दोनों पेपर पढ़ रहे हैं। जो जू केलर है ये 60 साल का है और ये जो जिम है ये एक डॉक्टर है और ये लगभग 40 साल का है। ये लोग दोनों रेन से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। इसी बीच इसका एक और जो फ्रेंड है फ्रैंक लुबे, वो भी आ जाता है और ये जो फ्रैंक लुबे है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस टाइप का इंसान है। ये जो फ्रैंक लुबे है वो सामने में जो एक एप्पल का ट्री है वो टूट गया है और गिर गया है, उसे देखता है और बोलता है कि ये कब हुआ, ये क्या हो गया इसके साथ। तो मिस्टर केलर बोलते हैं कि ये परहैप्स जो कल रात में विंड चल रहा था, हवा चल रहा था, उससे टूट गया। ये जो केलर है उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो एप्पल का ट्री टूट गया है उसे उनकी वाइफ केट केलर नहीं देखी हैं और वो कहते हैं कि जब वो देखेगी तो क्या होगा। उसके बाद ये फ्रैंक बोलते हैं कि जो लैरी है वो जन्म लिया था अगस्त में और इस मंथ उसका 27वां साल हो जाएगा नवंबर में। फ्रैंक बोलते हैं कि जो लैरी है वो 25 नवंबर मतलब 25 नवंबर को नहीं मर सकता है क्योंकि वो उसका फेवरेबल डे था और फेवरेबल डे वो कैसे मर सकता है। इस प्रकार वो कहते हैं
इसके बाद जिम पूछते हैं कि क्या जो एन है वो आ गई है, तो केलर बताते हैं कि हाँ वो आ गई है, और वो बतलाते हैं कि वो काफ़ी बड़ी हो गई है, अब एक वुमेन की तरह हो गई है। इसी बीच जो जिम की वाइफ है वो आ जाती है और बहुत ही स्कोल्डिंग मैनर में जिम को बोलती है कि उसके पेशेंट का, किसी वुमेन पेशेंट का फ़ोन आया है। तो जो केलर है वो बताते हैं कि जो डॉक्टर है उसे वीमेन मतलब गर्ल्स पेशेंट को भी अटेंड करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप मेरे दोस्त को इस तरह से स्कोल्डिंग वे में मत बोलिए, इरिटेट ना करिए। थोड़ी देर बाद क्रिस भी आ जाता है और वो बोलता है कि जो माँ है वो मिस्टर केलर को बतलाता है कि जो माँ है वो इस टूटे हुए ट्री को देखी हैं, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ था वो उनके सामने ही हुआ था। इसके बाद दोनों बाप बेटे बात करते हैं। जो क्रिस है वो बतलाता है कि जो ये लोग हैं, ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये लोग मम्मा को, मतलब क्रिस की माँ केट को अभी तक नहीं बतलाए हैं कि जो इस बात का एहसास नहीं दिलाए हैं कि जो लैरी है वो मर चुका है। वो अभी भी यही मान के बैठी है कि लैरी एक दिन ज़रूर वापस आएगा। वो बतलाता है कि 3 साल बीत चुका है, तब भी वो आसरा देख रही है कि लैरी वापस आएगा। फिर केलर बोलते हैं कि ये सब इस कारण हुआ क्योंकि न्यूज़पेपर में छपा था कि कुछ लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, इसीलिए उसकी माँ में ये आशा रह गया कि उसके बेटा जो है वापस आएगा। इसके बाद क्रिस बतलाता है कि वो अब एन से शादी करने वाला है, वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो केलर उसको कहता है कि ये तुम्हारा मैटर है, ये तुम्हारा बिजनेस है, इसे तुम समझो। तो क्रिस कहता है कि ये सोलली, ये कम्प्लीटली मेरा मैटर नहीं है, इस फैसले से बाकी सब भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि एन से शादी करने का मतलब ये है, एन से यदि मैं शादी कर लूँगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लैरी मर चुका है, क्योंकि जो एन है वो पहले लैरी से शादी करने वाली थी। इसके बाद केलर कहते हैं कि तुम्हें पहले मेरे हिसाब से एन का ओपिनियन भी जान लेना चाहिए। तो क्रिस कहता है कि हमको लगता है कि वो रेडी है। क्रिस कहता है कि वो यदि किसी से शादी करेगा तो वो सिर्फ एन है। केलर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जो एन है वो अभी तक लैरी के वापस आने का इंतज़ार कर रही है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि यदि एन शादी कर लेगी तो इसका मतलब ये है कि एन मान चुकी है कि जो लैरी है वो मर चुका है, और ऐसा जब सामने आएगा तो उसकी माँ के साथ क्या होगा। क्रिस कहता है कि यदि ऐसा बात है तो वो कहीं दूर चला जाएगा और एन के साथ कहीं दूर सेटल हो जाएगा। तो फिर केलर कहता है कि तब फिर ये इन सारे बिजनेस का क्या होगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। तो क्रिस कहता है कि मैं पूरे दिन भर में लगभग 1 घंटा ही बिज़नेस करना चाहता हूँ, बिज़नेस में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि वो जो है वो कुछ बच्चे चाहता है, वो शादी करना चाहता है, वो फैमिली चाहता है, और वो कहता है कि वो यहाँ तभी रहेगा जब उसे एन के साथ शादी करने के लिए परमिशन मिल जाएगा। इसके बाद कैट आ जाती है और वो बात कहती है लैरी से रिलेटेड। वो कहती है कि इसी मंथ में लैरी का बर्थडे है, ट्री भी अभी गिरा है, और जो एन है वो भी आई है इसी मंथ में, और इन सारी चीज़ों को देख कर के उसे ऐसा लग रहा है कि जो लैरी है वो वापस आने वाला है। वो बोलती है कि वो एन को बहुत प्यार करती है, वो एक वर्चुअस गर्ल है। तो जो कैट है वो अपना गुड ओपिनियन व्यक्त करती है एन को लेकर। के बाद कैट ये भी बतलाती है कि जो लास्ट नाइट है वो उस दिन वो काफ़ी अजीब अजीब सा ड्रीम देखी थी, वो उस ड्रीम से रिलेटेड बतलाती है क्रिस को। इसके बाद जो कैट है वो शक करती है कि अचानक सा 3.5 साल बाद ये एन क्यों आ गई। बात वो केलर के साथ कर रही है। केलर कहता है कि वो हम लोगों को देखने आई होगी शायद। तो ये जो कैट है वो सस्पेक्ट करती है, शक करती है कि कहीं ये क्रिस के साथ शादी तो नहीं करने वाली है। और केलर कहता है यदि ऐसा कोई बात भी है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो कैट है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एन है वो लैरी की गर्ल है, वो उसके ब्रदर के साथ कैसे शादी कर सकती है। जो एन है वो अभी तक शादी नहीं की है, इसका मतलब ये है कि वो लैरी का वेट कर रही है, वो क्रिस के साथ शादी नहीं कर सकती है। वो क्रिस की गर्ल नहीं है, वो जो है वो लैरी की है। इसके बाद वो केलर को कहती है कि ऐसा बिहेव करो, ऐसा एक्ट करो जैसे कि लैरी आएगा, इस विश्वास को दिखलाओ, और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि लैरी नहीं आया तो मैं खुद को मार लूँगी। इसके बाद बर्ट आ जाता है। ये जो बर्ट है वो जिम का बेटा है, जो कि लगभग 8 साल का है, और इसे मिस्टर केलर के साथ चोर पुलिस खेलने में मज़ा आता है। तो जो कैट है वो उसे मना करती है, कहती है कि इस जेल गेम को बंद करो, ये सब मत खेलो। इस बीच एन और क्रिस आ जाते हैं, और जो क्रिस है वो बोलता है कि अपने मदर को बोलता है कि जो एन है वो प्रीटीएस्ट गर्ल है
इतनी सुंदर है जितनी सुंदर गर्ल को वो पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद जिम आता है और जो क्रिस है वो एन को जिम से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद जो एन है वो पहले वाले दिन को याद करने लगती है। वो उस समय को याद करने लगती है जब उसकी माँ, उसके फादर यहीं रहते थे। क्रिस और उसका ब्रदर जो कि जॉर्ज है वो लोग अलजेब्रा के एक्सरसाइज बनाया करते थे और जो लैरी है वो कॉपी किया करता था होमवर्क। वो उन अच्छे दिनों को याद करती है जब एन बतलाती है, मतलब कैलर को कहती है कि उन्हें शोर पर किनारे पर एंजॉय करना चाहिए शाम के समय, जैसे वो लोग पहले करते थे जब लैरी था। तो ये बात को सुनकर कैट सरप्राइज हो जाती है कि उसे अभी भी लैरी के बारे में याद है। जब कैट पूछती है कि क्या वो एन अभी भी लैरी का वेट कर रही है, तो एन मना कर देती है कि वो वेट नहीं कर रही है और कहती है कि कैट को कहती है यदि आप अभी भी लैरी का वेट करते हैं तो ये बहुत ही मीनिंगलेस है। तो कैट कहने लगती है कि वो पूरी कॉन्फिडेंस है, उसे पूरा यकीन है कि जो लैरी है वो वापस आएगा। बहुत सारे सोल्जर जो उससे भी ज़्यादा समय तक मिसिंग थे वो लौट के आए हैं, तो लैरी भी वापस आएगा। क्रिस कहता है कि ये इकलौती ऐसी माँ है जो कि अभी तक 3 साल के बाद भी आज तक अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। तो कैट कहती है कि सारी मदर अपने सन का रिटर्न का इंतज़ार करती हैं। एन पूछती है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि लैरी अभी भी ज़िंदा है। तो कैट बोलती है कि कुछ चीज़ें जो होना रहता है वो होकर के ही रहता है, जैसे कि सूर्य का राइज होना, मतलब कि सन का निकलना, और ऐसे ही जो लैरी है उसका वापस आना भी श्योर है। यहाँ पर भी कैट के सुपरस्टिशियस नेचर का पता चलता है। इसके बाद जो क्रिस है वो मजाक के तौर पे बोलता है कि एन का जो फादर है वो 20 सोल्जर को मारे हैं। एन कहती है कि उसका अपने फादर को लेकर अलग ओपिनियन है इस बात पर। वो कहती है कि लैरी भी उन सारे पायलट में से एक अभागी पायलट था जो कि मारा गया उसके फादर के कारण। इसके बाद फिर से उसकी जो माँ है, जो केट है, वो बोलने लगती है कि लैरी ज़िंदा है। अपना इस ओपिनियन को वो फिर से रखती है और इसके बाद जो क्रिस है वो कहता है कि इस सारे टॉपिक को बंद करो। जो केलर कहते हैं कि उसके फादर मर्डरर नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो एन के फादर है मिस्टर डीवर, उन्होंने फुलिशली एक्ट किया था, ये एक बात अलग है, लेकिन वो मर्डरर नहीं है। और जहाँ तक बात लैरी का है, वो P40 कभी नहीं चलाता था और जो डिफेक्टिव सिलेंडर रखा गया था वो केवल P40 प्लेन्स में था। वो आगे बताते हैं कि जो एन के फादर हैं उन्होंने सिलेंडर पे जो क्रैक्स था उसको कवर करवा दिया था और उसके बाद उसको लोड करवा दिए थे सप्लाई के लिए। उनका ये मकसद नहीं था कि किसी को नुकसान पहुँचे उससे। उनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि उनका एक मिस्टेक था कि वो डिफेक्टिव सिलेंडर को सप्लाई कर दिए, लेकिन उनको एक मर्डरर नहीं कहा जा सकता है। वो बतलाते हैं कि जब डीवर को पता चला था कि लैरी मर गया है तो वो पूरे रात बहुत रोया था। इन सारे बातों पे एन जो है वो सेंटिमेंटल हो जाती है और क्रिस टॉपिक को चेंज करने के लिए बोलता है। इसके बाद कन्वर्सेशन चेंज हो जाता है। एन बहुत ही खुश रहती है ये देख के कि जो क्रिस है वो अपने पेरेंट्स से प्रेम करता है। इसके बाद जो क्रिस है वो अपने लव को कन्फेस करता है एन के सामने। एन भी बोलती है कि वो अपने और क्रिस के यूनियन के लिए बहुत ही लॉन्ग समय से इंतज़ार कर रही है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर क्रिस एन को अपने वॉर के इम्प्रेशन के बारे में बतलाता है। इसके जस्ट बाद केलर आते हैं और एन को बतलाते हैं कि एन का जो ब्रदर है जॉर्ज, वो उसके फादर को देखने जा रहा है। केलर को काफ़ी ये सरप्राइजिंग लगता है कि जो जॉर्ज है वो इतने दिनों के बाद अपने फादर को देखने क्यों जा रहा है, और वो फिर शक करता है कि कहीं एन जो है यहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने तो नहीं आई है अपने फादर के लिए। लेकिन क्रिस जो है वो इन सारी बातों को इग्नोर करता है। इसके थोड़ी देर बाद ही केट आती है और वो बताती है कि जो जॉर्ज है वो यहाँ आ रहा है अपनी बहन से मिलने, और वो ये भी बतलाती है कि जो जॉर्ज है वो एक लॉयर है। और यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम एक्ट 2 की बात करते हैं। एक्ट 2 में हम देखते हैं कि जॉर्ज के लिए कैट ग्रेप्स का जूस बनाती है। उसे अभी भी याद है कि जो जॉर्ज है उसे ग्रेप्स मतलब कि अंगूर का जूस बहुत ही पसंद है।
इसके बाद कैट बताती है कि केलर है वो अफ्रेड है, उन्हें डर है कि जो पुराना केस था स्टीव वाला वो वापस से ओपन ना हो जाए। और वो क्रिस को कहती है कि अपने फादर को प्रोटेक्ट करो, और क्रिस कहता है कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद एन आती है और क्रिस से कहती है कि वो अपनी माँ से बात करें, और क्रिस कहता है कि जब वो अपनी मदर को बेहतर अच्छे मूड में देखेगा तो वो बात करेगा। इसके बाद एन और सू का कुछ कन्वर्सेशन है। इसके बाद जो क्रिस है वो बतलाता है, वो बोलता है कि बहुत सारे पीपल को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर हैं, जो जू किलर हैं, वो गिल्टी थे उस केस में, और ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारे माइंड में, एन के माइंड में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा। तो एन बोलती है कि वो कभी भी जू अंकल पे सस्पेक्ट, उस पर संदेह नहीं करती है। फिर जो एन है वो एक्सप्रेस करती है अपने डर को, क्योंकि उसके जो भाई है वो आ रहे हैं, तो उसे डर लगता है इस बात को लेकर। और क्रिस बोलता है कि डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके बाद किलर आता है और वो बोलता है कि वो स्टीव को जॉब दे देगा यदि वो वापस आ जाएंगे तो, मतलब कि जब स्टीव जेल से वापस आ जाएगा तो वो उसे वापस से जॉब देंगे। वो ये भी बोलते हैं कि जो जॉर्ज है वो उसे भी सेट कर देंगे, उसे भी कुछ जॉब वगैरह लगा देंगे, वो उसे भी इस्टेब्लिश कर देंगे एक बिग लॉयर की तरह यहाँ टाउन में। इसके बाद जॉर्ज आ जाता है। एन पूछती है कि वो इतना फिल्दी, इतना गंदा डर्टी टी शर्ट क्यों पहना है। इसके बाद जॉर्ज जो है वो अंगूर का जूस पीता है, उसे अच्छा लगता है कि उसकी माँ को अभी भी याद है कि उसे अंगूर का जूस बहुत पसंद है। जॉर्ज एन को कहता है कि वो उसके साथ वापस चले और वो क्रिस से शादी ना करे। वो बतलाता है कि इन लोगों ने बहुत ही इनजस्टिस किया है हम लोगों के फादर के साथ, और यदि एन जानती कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय तो वो कभी भी केलर के पास नहीं आती। और इसके बाद वो उस दिन का, उस इवेंट को याद करने लगता है। वो बतलाता है कि जो स्टीव है, जो उनके फादर है, उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन किया था जू को और बतलाया था कि कुछ प्रॉब्लम है इन सिलेंडर के साथ। जू को कॉल करके उसने बुलाया था, लेकिन सुबह पास हो गया, लेकिन फिर भी जू नहीं आए। स्टीव ने दोबारा फिर से फ़ोन किया क्योंकि इस बार 100 से अधिक सिलेंडर डिफेक्टिव थे। जो आर्मी है वो लगातार सिलेंडर का डिमांड कर रहे थे और स्टीव के पास सिलेंडर नहीं था सप्लाई करने के लिए। इसलिए जो जू है वो बोला कि तुम इन सारे सिलेंडर के क्रैक्स को वेल्ड कर दो, कवर कर दो, और उसके बाद इन्हीं सारे सिलेंडर्स को सप्लाई कर दो। इसके बाद जू को अचानक सा फ्लू हो गया और वो इस फ़ोन कॉल को कोर्ट में मना कर दिया। सब लोग जानते थे कि जो जू है वो झूठ बोल रहा है, सारा मिस्टेक उसी का है, लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो सका और जो स्टीव है उसे जेल हो गया। क्रिस कहता है कि जो भी गलती था वो स्टीव का था और वो अपने गलतियों का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकता है, इसलिए वो ब्लेम दूसरे पे लगा रहे हैं। जबकि जो जॉर्ज है वो कहता है कि तुम कुछ भी इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि जो जू है वो तुम्हारे फादर है और तुम अपने फादर को कुछ कैसे कह सकते हो। इसके बाद केट किलर आती है और वो जॉर्ज का वेलकम करती है। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं, वो लोग जॉर्ज के शादी, लीडिया, ये सबसे रिलेटेड बातचीत करते हैं। इसके बाद जॉर्ज एन को कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन एन डिनाई कर जाती है और जो जॉर्ज है वो चला जाता है। जॉर्ज के जाने के बाद क्रिस पूछता है अपनी माँ से कि वो एन को क्यों भेजना चाह रही थी, तो कैट बोलती है क्योंकि एन जो है वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती है, वो लैरी की गर्ल है। क्रिस कहता है कि चूँकि जो लैरी है वो मर चुका है तो उसकी जगह क्रिस जो है वो एन से शादी कर रहा है। इसके बाद जो कैट है वो गुस्सा से रिपीट करने लगती है कि जो लैरी है वो वापस लौट कर आएगा। क्रिस पूछता है कि कितने लॉन्ग समय तक ये लोग उसका वेट करेगा, तो कैट बोलती है कि उन लोगों को तब तक वेट करना होगा जब तक कि लैरी आ ना जाए। इसके बाद क्रिस बोलता है कि वो अब इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ने जा रहा है और अब वो आगे बढ़ेगा। तो कैट बोलती है कि उसने क्रिस को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन अब वो मना करेगी। इसके बाद कैट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बोलती है कि लैरी यदि मर गया है तो उसको मारने वाले तुम्हारे फादर हैं, यदि लैरी मर गया है तो तुम्हारे फादर भी मर गए हैं, और जब तक तुम्हारे फादर जीवित हैं लैरी भी जीवित है।
जो भगवान है, जो गॉड है, वो कभी भी एक फादर के हाथ से उसके सन का मर्डर नहीं करवाएंगे। केलर बोलते हैं इसके बाद कि जो कैट है वो आउट ऑफ माइंड चल रही है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसके बाद क्रिस पूछता है विस्परिंग टोन में अपने फादर से कि क्या ये सच है, क्या आपने ऐसा किया है। तो केलर कहते हैं कि जो लैरी है वो कभी भी P40 नहीं चलाता था। इसके बाद क्रिस बोलता है यदि वो लैरी के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कम से कम बाकी जो सोल्जर हैं, बाकी जो 20 सोल्जर हैं, उनके डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब ये है कि जो जू है वही रियल मर्डरर है। इसके बाद क्रिस को बहुत गुस्सा आता है, ये जानकर उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है कि उसके फादर जो हैं वो 20 सोल्जर के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद मिस्टर जू केलर अपने डिफेंस में बोलते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में ऐसा होते रहता है। वो ऐसा नहीं करते तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो फेल हो जाता, और कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता तो उन्हें बहुत नुकसान हो जाता, उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता। वो बतलाते हैं कि उन लोगों ने ये सोचा था कि पायलट लोग उसे टेक ऑफ करें, उससे पहले वो उन्हें रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये घटना घट गया था। इसके बाद क्रिस को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने फादर को बहुत स्कोल्ड करते हैं, बहुत बोलते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। वो ये जान के बहुत दुखी है कि उसके फादर जो हैं वो बहुत ही डीपली हर्टेड है इस बात को जान के कि उसके फादर जो है वो सोल्जर को मार डालें अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। इसके बाद एक्ट 3 का शुरुआत होता है। एक्ट 3 के बिगनिंग में हम देखते हैं कि रात के 2 बजे कैट किलर अपने चेयर पर बैठी हुई है और वो बहुत ही चिंतित है क्रिस को लेकर। जो क्रिस है वो अपने फादर के साथ बहस करके, झगड़ा करके ड्राइव के लिए चला गया है। जिम के पूछने पर कि क्या हुआ, वो बतलाती है कि क्रिस एक बच्चे की तरह रो रहा था। एन भी अब रूम से बाहर आ गई है क्योंकि क्रिस चला गया है। केलर आते हैं, वो कैट से पूछते हैं कि क्या उन्हें एन से बात करना चाहिए, तो वो रिप्लाई देती हैं कि ये उनका डिसीजन है, उनका जो मन करे वो करें। इस रिप्लाई पर जू केलर को ऐसा लगता है मानो वो अपने ही फैमिली में एक स्ट्रेंजर की तरह हैं, एक अनजान व्यक्ति की तरह हैं। जब केलर पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो रिप्लाई में बतलाती है कि जब क्रिस आएगा तो आप उसे ऐसा रियलाइज़ करवाइएगा कि आप गिल्टी हैं, आप कहिएगा कि आप प्रिजन मतलब जेल जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा सुनने पे जो क्रिस है उसे लगेगा कि आप काफ़ी गिल्टी हैं और वो आपको माफ़ कर देगा। केलर पूछते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो जो भी किया है वो अपने फैमिली के लिए किया है, वो पैसा कमाए हैं जो कि कैट चाहती थी, तो इसमें उनका कोई गलती नहीं है। ये सब सुनकर भी जो कैट है वो कहती है कि वो उसे सिंपली इसलिए नहीं माफ़ करेगा कि वो सब चीज़ अपने फैमिली के लिए किए हैं। फैमिली से बढ़कर भी कुछ होता है। यदि आपके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्रिस के लिए भी ऐसा ही हो। लेकिन जू केलर बोलते हैं कि कुछ भी फैमिली से बड़ा नहीं होता है, फैमिली रिलेशनशिप ही सबसे ऊपर होता है। इसके बाद मिस्टर केलर को अपने बेटे, अपने खोए हुए बेटे लैरी का कमी महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है यदि लैरी क्रिस की जगह होता तो वो ऐसा बात कभी नहीं कहता, वो इस तरह का एक्ट कभी नहीं करता। इसके बाद एन इंटर करती है और वो उन्हें कहती है कि वो लोग रेस्ट करें और वो इन्फॉर्म कर देगी उन लोगों को जब क्रिस आ जाएगा तब। इसके बाद एन केट को कहती है कि वो एन के लिए एक फेवर करें कि वो क्रिस को कहे कि जो लैरी है वो मर गया है, और ये इस बात को वो जानती है कि वो सच में डेड है। वो चाहती है कि जो केट है वो क्रिस को फ्री कर दे। केलर और एन दोनों कैट को प्रेस करते हैं कि वो क्रिस के सामने इस ट्रुथ को स्वीकार करे कि जो लैरी है वो मर चुका है। तो होता क्या है कि कैट वापस से इमोशनल हो जाती है, लेकिन कैट ऐसा करने से मना कर देती है और वो एन को कहती है कि वो अकेले चली जाए। जबकि जो एन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है कि लैरी मर चुका है और वो 25 नवंबर को चाइना के कोस्ट पर मर चुका है। वो बोलती है कि उसका इंजन फेल नहीं हुआ था लेकिन वो मर चुका है। फिर कैट बोलती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो मर ही चुका है। तो वो केलर को घर के अंदर जाने के लिए कहती है, रूम के अंदर जाने के लिए कहती है और कैट को एक लेटर दिखलाती है। और इसके बाद ये रियलिटी से जो कैट है वो वाकिफ़ हो जाती है कि जो
लैरी है वो सच में मर चुका है। एंड उस लेटर को कैट के हाथ से छीन लेती है और क्रिस को दे देती है और क्रिस उस लेटर को पढ़ता है। जू भी उस लेटर को सुन लेता है और क्रिस अपने फादर से पूछता है कि इस फैक्ट को जानने के बाद कि लैरी ने सुसाइड कर लिया, ये जानकर कि उसके फादर इन सोल्जर्स के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस बात को जानने के बाद वो क्या करेंगे, ये क्रिस अपने फादर से पूछता है। केलर बोलते हैं कि सिर्फ लैरी ही नहीं बल्कि बाकी सारे जो सोल्जर थे वो भी इसके बेटे थे, इसके सन जैसे थे। कैट बोलती है क्रिस को कि अपने फादर को रोको और क्रिस बोलता है कि अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। इसके बाद एक शॉट को सुना जाता है। जो मिस्टर केलर हैं, जू केलर, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। इस मोमेंट पर सभी चौंक जाते हैं। क्रिस दौड़ता है, वो बोलता है कि उसका मतलब ये नहीं था और उसकी मदर बोलती है कि इन सारे बातों पर अब तुम ध्यान नहीं दो और उनके डेथ को तुम अपने ऊपर मत लो, खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझो और इन सारे बातों को भूल जाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और यहाँ पर ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।